जब वह वहाँ लेटा हुआ मर रहा था, मडारा खुद को भारी घृणा से भरा महसूस किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी सी गर्व की भावना थी, लेकिन वह कड़वी मीठी थी। इतनी दूर तक आने के बाद सिर्फ इसलिए कि उसके सारे प्रयास पूरी तरह नष्ट हो गए, क्योंकि उसके उद्देश्य से एक नहीं बल्कि दो गद्दार निकले। उसने ब्लैक ज़ेत्सु पर भरोसा किया था, यह मानते हुए कि उसने उसे स्वयं बनाया है, लेकिन लगता है कि उसे भी झूठ में रखा गया था। ब्लैक ज़ेत्सु के पास अपनी कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उस स्त्री की इच्छा और आनुवंशिक जानकारी थी। वह ओत्सुत्सुकी। अगर वह या नारुतो और सस्के न होते तो वह जीत जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर जो कुछ ही घंटे पहले पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हुआ था, अब मरम्मत से परे टूट चुका था। कागुया द्वारा उसके शरीर के साथ की गई बर्बरता, उसके भीतर से उसका विस्फोट हिंसक और अराजक था। हालांकि वह दिखने में उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था, फिर भी उसके प्रभाव बने हुए थे। उसके आंतरिक अंग उस दबाव, तनाव और फटने से जल रहे थे जो झेलने पड़े थे, लेकिन यही उसे मार नहीं रहा था। टेंटेल्स ने स्वयं उन अधिकतर घातक चोटों को भर दिया था जो उसकी जान के लिए खतरा थी। असली ताबूत की आखिरी कील थी उस टेंटेल्स का हटाया जाना। यह कहना कि मडारा गुस्से में था, उसके असली क्रोध को कम करके कहना होगा। अगर उसका मंगेक्यू शेरिंगन अभी तक जागृत न हुआ होता तो उसे लगता था कि वह अभी इसी पल कर सकता है। ओबिटो और ब्लैक ज़ेत्सु के प्रति उसके दिल में भरे शुद्ध हत्यारे क्रोध से मरते समय उसे जो एकमात्र सांत्वना मिली वह यह जानना था कि वह उन दोनों से ज्यादा जिया। वे दोनों उससे पहले मारे गए थे। पहले ओबिटो उस ऐश बोन द्वारा जो उसकी गद्दार देह को राख में बदल देती, और ज़ेत्सु तकनीकी रूप से वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसका भाग्य शायद मौत से भी बदतर था। हमेशा के लिए बिना सपनों की नींद में सील, एक निर्जीव प्राणी के भीतर, एक मूर्ति में कैद, एक मरा हुआ भूत। इस सोच पर मडारा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई। जैसे जैसे अंधकार उसके और करीब आता गया, तभी उसने कुछ सुना, धातु की टकराहट जैसे कवच की। उसने उसे देखा, एक गहरे लाल रंग की छाया, भारी और डरावनी, जो करीब आ रही थी। उसका शेरिंगन सक्रिय था, लेकिन अब इतना धुंधला हो चुका था कि वह साफ नहीं देख पा रहा था। विडंबना यह थी कि उसका डोजुत्सु, जो बेहतर देखने के लिए बनाया गया था, अब उसके सामने खड़ी चीज को भी साफ नहीं देख पा रहा था। फिर भी उसकी चक्र अनुभूति ने बताया कि यह कोई जाना पहचाना चेहरा है। क्या यह तुम हो, हशिरामा? उसने पूछा। हाँ, उस व्यक्ति की आवाज आई जिसे वह सम्मान भी करता था और घृणा भी, और जिसे वह नफरत करना पसंद करता था। लगता है कि न तुम और न ही मैं वह हासिल कर पाए जो हम चाहते थे। यह कभी इतना आसान नहीं होता, हशिरामा ने कहा। हमारा काम बस इतना है कि जब तक हम जीवित हैं, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। मडारा ने उपहास किया। तुम कितने भोले हो, जैसे तुम हमेशा रहे हो, मडारा ने जमीन पकड़ते हुए कहा। उसी पल समय मानो जम गया, चारों ओर सब कुछ ठहर गया। हशिरामा वाक्य के बीच में ही स्थिर हो गया। वास्तविकता चीखती हुई रुक गई। तभी मडारा ने उसे दूर खड़ा देखा, एक व्यक्ति जो उसकी ओर बढ़ रहा था। कौन सा आदमी उंगलियां चटकाते ही समय रोक सकता है? वह व्यक्ति करीब आया और मडारा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके बाल सफेद थे और त्वचा बैंगनी। वह ऐसा था जैसा मडारा ने पहले कभी नहीं देखा था। शब्द के हर अर्थ में एक दानव, लेकिन फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। तार फ्रेम वाले चश्मे के पीछे जो आंखें थीं, वे रिनिगन जैसी लग रही थीं। तुम कौन हो? मडारा ने अपनी कमजोर सांसों के बीच पूछा। हाय, उसने कहा, मेरा नाम फू है और आज मैं तुम्हारा उपकारक हूँ। फू, मडारा ने दोहराया। किंवदंतियाँ, उसने कहा। फू ने भौं उठाई। ओ, क्या मेरी प्रसिद्ध मुझसे पहले पहुँच चुकी है? किंवदंतियाँ खुद बोलती हैं, एक अर्धदेव जिसकी क्षमताएं जादू जैसी लगती हैं, लेकिन अब जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो जानता हूँ कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। तुम सेज ऑफ सिक्स पाथ्स हो। फू हंसा। मैं सेज हूँ, हाँ, लेकिन सेज बनने से पहले भी मैं उन किंवदंतियों को पूरा करता था। जादू मौजूद है और इस दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितना उबाऊ, मडारा ने कहा। फू फिर हंसा। पता है क्या, मुझे तुम पसंद हो मडारा। मैं एक भव्य प्रयोग पर काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम उसका हिस्सा बनो। तुम जैसा दूरदर्शी दिमाग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की इच्छा रखता है। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा करो। तो जब तुम मुझे वह दे रहे हो जो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। फ्यू ने हाथ उठाए और उंगलियां चटकाएं। एक पल में ही मडारा को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह उसके शरीर से खींच ली गई हो। उसे दर्द में सांस लेने तक का समय नहीं मिला। जब समय फिर से चला, हशिरामा ने शरीर को ढीला पड़ते देखा। यह अप्रत्याशित था, लेकिन ऐसा लगा कि मडारा अचानक मर गया। कितना अजीब। यादों और भावनाओं की एक बाढ़ मडारा के मन से इतनी तेजी से गुजरी कि वह उन्हें समझ नहीं पाया। मानो दशकों की जानकारी एक साथ उसके दिमाग में उड़ेल दी गई हो। उसका मन शेरिंगन और मंगेक्यू का आदी होने के बावजूद इसे इतनी तेजी से संसाधित नहीं कर सका। अचानक अंधेरा छा गया, अंधेरा और गरम, नरक। उसने अपनी भारी शानदार आवाज में कहा। नरक, उसने कहा। नहीं, वहाँ कोई आग नहीं थी, गर्मी भी उतनी तीव्र नहीं थी। यह नरक की लपटों से कम और सोना की भाप जैसा ज्यादा था। उसकी आंखें खुली और पक्षी चहचहा रहे थे। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। उसने चारों ओर देखा। वह बिस्तर पर था, खिड़की खुली हुई थी। उठते ही पसीने से भीगी चादरें उसकी पीठ से अलग
अलग हो गईं। उसने घड़ी की ओर देखा। दोपहर होने में 30 मिनट बाकी थे। खिड़की से बाहर देखने पर उसने वही गांव देखा जिसे उसने बसाने में मदद की थी और जिसे उसने नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कोनोहा अपनी शर्ट और शॉर्ट्स की चिपचिपाहट महसूस करते हुए उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने अभी तक शर्ट के पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया था। लू चल रही है, उसने कहा। हाँ, लगता है आवाज भी तुम्हारे साथ ही चलती है, एक आवाज बोली। मडारा मुड़ा और आवाज की ओर देखा। वह फ्यू था। वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था, पैर और बाहें मोड़े हुए, मानो कोई ध्यान मग्न साधु उसकी हर हरकत का मूल्यांकन कर रहा हो। यह सब क्या है? मडारा ने मांग की। फू ने कमरे की ओर इशारा करते हुए बाहें फैलाई। तुम फिर से जन्म ले चुके हो। पुनर्जन्म? मडारा ने पूछा। फू ने सिर हिलाया। आखिर में तुम यही तो चाहते थे, है ना? सब कुछ फिर से करने का एक मौका। तो बधाई हो, यह रहा तुम्हारा अवसर और मैंने तुम्हें थोड़ी बढ़त भी दी है। फू ने बाथरूम की ओर इशारा किया। मडारा ने उसके पार शीशे में देखा। मैं उजुमाकी नरूटो हूँ। फू ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लगभग आधा दशक पीछे ले गया हूँ। अब तुम्हारी आत्मा नरूटो के शरीर में है। अगर मेरी आत्मा नरूटो के शरीर में है तो फिर नरूटो की आत्मा कहाँ है? मडारा ने पूछा। फू ने कंधे उचका दिए। खुद सेज ऑफ सिक्स पाथ्स होकर तुम्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आत्माएं शरीर से अलग होने पर कहाँ जाती हैं। मडारा को बात समझ आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिलचस्प, तो यह मेरे सपनों को पूरा करने का मौका है। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? फ्यू ने अपनी ऐनक ठीक की जो धूप में चमक उठी। मुझे इस समय रेखा से पैदा होने वाली सारी ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा? मडारा ने पूछा। तुम सेज एनर्जी की बात कर रहे हो? फ्यू ने सोचा। अगर इससे तुम्हें समझने में मदद मिलती है तो मान लो वही सही, लेकिन इसे एक तरह की परीक्षा समझो, एक दीक्षा। यह देखने का तरीका कि तुम क्या करने में सक्षम हो मेरी अपनी आंखों से। मैंने भी किंवदंतियां सुनी हैं। ऐसी किंवदंतियां एक ऐसे भूत की जो युद्ध भूमियों में भटकता था, मरे और मरते हुए लोगों पर गिद्ध की तरह झपटता था। एक ऐसा भूत जिसकी इच्छा उसकी उम्र से भी आगे तक जीवित रही, जिसने अकेले ही एक पूरी सेना को नष्ट कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दी और जीत गया। ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में क्या कर सकते हो मेरी अपनी आंखों से। इस नई समय रेखा से जो ऊर्जा तुम मुझे दोगे उसे एक नए व्यापारिक साझेदार को दी जाने वाली भरोसे की भेंट समझो और बदले में मैं तुम्हें वह दुनिया दूंगा जहाँ तुम अपने लक्ष्यों में सफल होगे, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसके योग्य हो। तो क्या कहते हो? मडारा ने इस पर सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे लगता है मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। फू ने ताली बजाई। अच्छा, सौदा पक्का। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मैं ज्यादा नजर नहीं आऊंगा, लेकिन बस इतना जान लो मैं हमेशा तुम्हें देख रहा हूँ। टाटा। और इसके साथ ही फू गायब हो गया। मडारा बिस्तर से उठा, खिड़की तक गया और बाहर देखने लगा। उसका दिमाग संभावनाओं से भर गया। अपनी मौजूदा शारीरिक शक्ति के साथ वह अभी पूरी दुनिया से टकराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी क्षमताओं और प्राकृतिक कौशल के साथ वह इस गांव के ज्यादातर शिनोबी से अब भी ऊपर था। उसे बस अपनी असली क्षमता जगानी थी और उसे करने का सिर्फ एक ही तरीका था। वह अलमारी तक गया और दरवाजा खोला। अंदर उसे वही भड़कीला नारंगी कपड़ों का सेट दिखा। यह शिनोबी का पहनावा कैसे कहलाता है, यह मेरी समझ से बाहर है, उसने कहा। उसने गहरे रंग की टी शर्ट और उससे मेल खाते शॉर्ट्स चुन लिए। इतने बचकाने कपड़े पहने उसे बहुत समय हो गया था। उसका शरीर अपनी पुरानी बख्तर की तलब कर रहा था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। यह अब उसका शरीर नहीं था, यह अब उसका जीवन नहीं था, लेकिन वह इस शरीर को अपना बना लेगा, वह इसे अपना जीवन बना लेगा। नए कपड़े पहनने के बाद उसने आईने में खुद को देखा और उन मासूम नीली आंखों में झांका जो अब उसके पास थीं। मुझे बिल्कुल पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। वह अपार्टमेंट से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते वह एक मिलिट्री सरप्लस स्टोर में घुस गया। हिरुजेन ने महीने भर के लिए नारुतो को जो पैसा दिया था उससे उसने सिर्फ हथियार ही खरीदे। क्या तुम थोड़े ज्यादा छोटे नहीं हो? एक फूमा शुरिकेन खरीदने के लिए दुकानदार ने पूछा, मानो नारुतो को सामान न बेचने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। और क्या तुम थोड़े ज्यादा मोटे नहीं हो? ऐसे सवाल पूछने के लिए मडारा ने जवाब दिया, ये इशारा करते हुए कि वह आदमी साफ तौर पर उन हथियारों से अभ्यास नहीं करता जिन्हें वह बेचता है। आदमी की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने आगे बढ़कर मडारा को कॉलर से पकड़ लिया और काउंटर के ऊपर उठा लिया। ऐसा करते हुए मडारा ने उसे उसी ऊंचे और प्रभुत्व भरे नजरिए से देखा जो वह कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सभी को देता आया था। अचानक उस आदमी को मडारा से निकलता हुआ दबाव महसूस हुआ और वह सोचने लगा कि इस पर हाथ डालकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी, आदमी ने सोचा। मडारा ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। हाँ, इसके पास तो हमेशा 9 टेल्स रहे हैं, है ना? अपने पैर मेज पर टिकाते हुए मडारा ने आदमी की कलाई को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह हाथ आकार में छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली ताकत अविश्वसनीय थी। जितना मडारा जोर लगाता गया उतनी ही वह ताकत और भयानक होती गई। इस समय वह जितना चक्रा छोड़ रहा था वह इस आकार के किसी व्यक्ति के लिए असामान्य था। आखिरकार उसकी पकड़ ने आदमी की रेडियस और उल्ना हड्डियों को तोड़ दिया। उसका हाथ एक तरफ लटक गया, सिर्फ त्वचा और मांसपेशियों से जुड़ा हुआ। काउंटर से नीचे कूदते हुए मडारा ने खरीदे गए स्क्रोल्स में से एक को खोला और अपने नए खरीदे हुए हथियारों को उसमें सील करने लगा। इसके बाद मडारा उस जगह से चला गया। धूप में बाहर निकलते हुए उसने उस भयावह
भयावह सूरज की ओर देखा। स्वर्ग पर जलती हुई गर्मी, यह गर्मी का दमन शिनोबी वर्ल्ड के बोझ जैसा था और उस सच्चाई का जिसमें वे रहते थे। यही वह गर्मी थी जिससे वह नफरत करता था और फिर भी उसी में फलता फूलता था। उसे युद्ध का रोमांच पसंद था और युद्ध भूमि से बेहतर उसकी जगह कहीं और नहीं थी। उसने गर्दन चटकाई और अपने बारे में सोचने लगा, उसे क्या चाहिए था और वह उसे हासिल करेगा। लेकिन अभी उसे उस लड़के को ढूंढना था, वह लड़का जो उसकी विरासत रहा था। हाशिरामा मूर्ख था जो भविष्य को अगली पीढ़ी पर छोड़ गया। मडारा ने ओबिटो के साथ ऐसा किया था और वह असफल रहा। अब समय आ गया था कि वह अपनी विरासत को फिर से अपने कब्जे में ले। अशुरा इनकारनेट के शरीर में एक इंड्रा इनकारनेट, यह सिर्फ समय की बात थी जब वह सिक्स पाथ्स की शक्तियां जागृत कर लेता। लेकिन उससे पहले उसे विकसित होने के लिए शेरिंगन की एक जोड़ी हासिल करनी थी। यह सच था कि वह जाकर अपने पुराने रिनेगन को वापस ले सकता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बेंडास्ता इस नए शरीर और नई जेनेटिक्स के साथ वह रिनेगन को वापस डॉट शेरिंगन या मनगेक्यू शेरिंगन में नहीं बदल पाएगा। अब कोई सुसानु नहीं, अब कोई फोटोग्राफिक विजन नहीं। हालांकि मडारा जानता था कि अब उसके पास वे तकनीकें नहीं रहेंगी जिनकी उसे आदत थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि हालात इससे कहीं बदतर भी हो सकते थे और अमाटेरासु टोटो किसी भी तरह से खराब तकनीक नहीं थी। अगर कुछ हो तो मडारा को लगता था कि अमाटेरासु के साथ वह और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इसी कारण उसने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। सस्के गांव से गुजरते हुए उसे पता था कि वह उसे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं था कि मडारा उसे महसूस नहीं कर सकता था, और वैसे भी इस गांव में कोई अनाथ आखिर जाएगा ही कहां। इलाके से गुजरते हुए उसने सस्के को एक छोटे से डॉक पर बैठे पाया जो झील के ऊपर निकला हुआ था। वह कभी मडारा की भी पसंदीदा जगह हुआ करती थी, चूकू तुमोए। और इस सब को देखकर मडारा को पूरा यकीन हो गया कि सस्के ही उसका उत्तराधिकारी था। तो एक तरह से उसे लगा कि उस पर हमला करके वह अपने ही साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कॉजल नेक्ससेस ऐसे होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मडारा शक्तिशाली था, वह विजेता था और इसका मतलब था कि सस्के कमजोर होगा और पराजित। इसे फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का बदला समझो। वह डॉक पर सस्के के पीछे पीछे चला। सस्के मुड़ा और उसे वहाँ खड़ा देखा। मडारा उसके पीछे रुक गया। सस्के बोला, वह बदसूरत नारंगी जंपसूट कहाँ है जो तुम हमेशा पहनते हो? उसी पल एक पैर सस्के की पीठ पर पड़ा, उसके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई और साथ ही उसे पानी में धकेल दिया गया। सस्के कुछ पल तक सतह पर आने के लिए जूझता रहा। जैसे ही वह ऊपर आया उसने डॉक पकड़ लिया और जोर जोर से खांसने लगा। उसने ऊपर देखा। तेरा क्या चक्कर है बेवकूफ? मडारा अब भी असंतोष भरी नजर से सस्के को नीचे देख रहा था। सस्के की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने उसे ऊपर देखा। नरूटो, आज तुझे क्या हो गया है? ये शर्मनाक है, मडारा ने कहा। सस्के ने हल्की सी मुस्कान दी। ये आवाज कैसी है? प्यूबर्टी ने तुझे ट्रक की तरह टक्कर मारी है क्या? मडारा नहीं मुस्कुराया। सस्के को एहसास हो गया कि यह मजाक नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया। ज्यादा मत बन, मुझे ऊपर खींच। मडारा ने अपना हाथ सस्के की पकड़ में दिया। सस्के की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने महसूस किया कि दबाव बढ़ रहा है जिसे वह नरूटो की आंखें समझ रहा था। उनमें उसे एक ऐसी आग दिखी जो उसके लिए शुभ संकेत नहीं थी। एक झटके में सस्के को पानी से बाहर खींचकर हवा में उछाल दिया गया और वह झील के किनारे घास पर जा गिरा। उसने आंखें खोली और नारुतो को अपनी ओर आते देखा। सस्के खड़ा हुआ। ठीक है, लड़ना चाहता है तो ले, मैं तैयार हूँ। मडारा सस्के की ओर बढ़ता रहा, फिर रुककर अपनी बाहें मोड़ ली। अगर इतना भरोसा है तो कृपया पहला वार तुम ही करो। शारीरिक हमले और अपने सम्मान को दी गई चुनौती के बीच फंसा सस्के मडारा की ओर झपटा। उसने उसके सिर के किनारे लात मारने की कोशिश की, लेकिन मडारा ने उसे बाएं कलाई से आसानी से पकड़ लिया। सस्के ने फिर दाहिने हाथ से मुक्का मारा। वार मडारा की खोपड़ी के सख्त हिस्से पर लगा, जिससे सस्के दर्द से पीछे हट गया और उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा। मडारा ने लड़के को जमीन पर पटक दिया। प्रभावशाली, अपनी फुर्ती का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से करना जिनसे विरोधी बच न सके। शायद मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। तुम लीक से हटकर सोचते हो, कुछ मेरी तरह। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि तुम किसी पर भी वार कर सकते हो और अपनी ही रिकॉइल से तुम्हें चोट नहीं लगेगी। जमीन पर पड़े सस्के ने उसे देखा। समझ नहीं पा रहा था कि यह पहले वाला नारुतो कैसे हो सकता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नारुतो? सस्के ने मांग की। मडारा सस्के के सामने घुटनों के बल बैठा और बोला, मुझे नहीं लगता कि मेरे इरादों की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या तुम्हारे किसी काम आएगी। अब दिखाओ मुझे कि तुम्हारे पास क्या है। सब कुछ। जरा भी रोक कर मत रखना, वरना तुम मर जाओगे। सच कहें तो अगर सस्के पूरी ताकत भी लगाता तो भी वह मर ही जाता। उसकी मौत पहले से तय थी। लेकिन मडारा जानता था कि जब वह शेरिंगन लेगा तो बेस डोजुत्सु का सक्रिय होना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे शक था कि वह खुद उसे सक्रिय कर पाएगा। उसे सस्के से पूरी ताकत चाहिए थी अगर वह चीज लेना चाहता था जो उसका हक थी। मेरा सर्वश्रेष्ठ, सस्के ने कहा, मुझे वे आंखें दिखाओ जो तुम्हें सबसे ऊपर बनाती हैं। मैंने अभी तक शेरिंगन नहीं जगाया है, सस्के ने कहा। मडारा ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। हाँ, तुमने जगाया है। तुमने उन्हें तब जगाया था जब इटाची ने तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या
क्या है? अगर तुम मुझे अपने सर्वश्रेष्ठ में नहीं हरा सकते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी इटाची को हरा पाओगे? सस्के ने मडारा के चेहरे के सामने उंगली तान दी। उस नाम का इस्तेमाल कभी मत करना नारुतो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मडारा मुस्कुराया। किस बात की चेतावनी? कि तुम गुस्सा हो जाओगे, कि तुम गुस्से में पलटकर हमला करोगे, मुझे मारने की कोशिश करो। यही तो मैं तुमसे चाहता हूँ सस्के। पूरी कोशिश करो मुझे चीर फाड़ देने की। मेरे खून से इस खूबसूरत नीले पानी को चेरी लाल रंग में बदल दो। मडारा सस्के के और करीब आ गया। साबित करो कि इटाची ने तुम्हें जिंदा छोड़कर अपना समय बर्बाद नहीं किया। ससुके गरजा और पूरी ताकत से मडारा को लात मारकर दूर फेंक दिया। मडारा लुढ़कता हुआ रुका। उसने आगे देखा। एक आंख में एक टोमोए, दूसरी में दो। हाँ, एक नवोदित दोजुत्सु है, लेकिन फिलहाल यह काफी है। तुमने एक गलती की है नारुतो, और अब मैं यह पक्का करूंगा कि तुम 1 महीने तक ठोस खाना न खा सको। सस्के आगे की ओर दौड़ा, बाहें पीछे की ओर रखे हुए। हर कदम के साथ मडारा को एहसास होता गया कि सस्के कितना अव्यवस्थित था। यह शांतिपूर्ण युग तुम्हें नरम बना चुका है। यह घिनौना है, मडारा ने कहा जब उसने सस्के की लातें पकड़ ली। तू आखिर कह क्या रहा है? सस्के ने झुंझलाकर पूछा। सस्के ने दबाव बनाए रखा। उसने मडारा को भ्रमित करने के लिए कानों पर तेज थप्पड़ों की एक श्रृंखला आजमाई, लेकिन मडारा ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसकी कलाइयां मरोड़कर तोड़ दी, जिससे सस्के दर्द से चीख उठा। मडारा ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटका और घास पर घसीटते हुए ले गया। उसे किनारे की ओर फेंकते हुए उसने सस्के का गला दबाना शुरू कर दिया और उसका सिर पानी के नीचे धकेल दिया। सस्के हांफने लगा और चीखने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मडारा ने अपना हाथ उठाया और उसे उसके शेरिंगन पर दबा दिया। बुलबुलों के बीच गूंजती दबी हुई चीखें ही सस्के की एकमात्र आवाज थी जब उसके शेरिंगन उसके सिर से निकाल लिए गए। सदमे में हांफते हुए सस्के ने फेफड़ों में पानी भर लिया। खांसता हुआ बेहोश हो गया। लड़के को पानी में बेहोश छोड़कर मरने के लिए छोड़ते हुए मडारा ने अपने नए हासिल किए गए शेरिंगन को देखा। मडारा ने हल्की मुस्कान छोड़ी और फिर उन नीली आंखों को फेंक दिया जिन्हें उसने कुछ समय पहले आईने में देखा था। उसने उन्हें झील की गहराई में डूबने दिया और उनकी जगह गहरे लाल आंखें लगा ली। उन्हें लगाते ही उसने आंखें खोली और थोड़ी सी रक्त की बूंदें उसकी निचली पलकों के नीचे से उभरकर टपकने लगीं। उसने अपनी हथेलियां आंखों पर रखी और एक हल्की सी हीलिंग टेक्निक का उपयोग किया जो उसने पहले कहीं सीखी थी, ताकि दर्द कम हो और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो। उसे अच्छा लगा कि वह आखिरकार फिर से उसी रिएक्शन टाइम के साथ देख पा रहा था जैसा पहले करता था। शेरिंगन पर विचार करते हुए उसे अब समझ आने लगा कि ह्यूगा अपने सदस्यों के माथे पर सील्स क्यों लगाते थे। यह दूसरों को उनका डोजुत्सु चुराने से रोकता था। कितना समझदारी भरा। फिर भी वह खुद कभी ऐसा नहीं करता। आखिरकार वह इसे कमजोरी का प्रतीक मानता था। नहीं, अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति उसकी आंखें चाहता तो वह उससे चुनौती देने की उम्मीद करता। आखिरकार विजेता को ही लूट मिलती है। किसी का किसी चीज पर जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता, चाहे वह उसके साथ पैदा ही क्यों न हुआ हो। अगर वे अपनी चीज बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए लड़ने की ताकत रखनी होगी। सस्के अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से हार गया। यही उसकी गलती थी। मडारा अब कभी किसी से नहीं हारेगा और ये आंखें उस वादे पर उसकी मुहर होंगी। सस्के के पास जाकर उसने उसकी देह से जो भी था लूट लिया, जिसमें कुछ अर्रायों और चाबियों का एक गुच्छा भी था। यह काम आएगा, उसने कहा और मुड़कर चल पड़ा। लड़ाई से भीगा हुआ वह सड़कों से गुजरता गया। अब देखते हैं तुम्हारे अपार्टमेंट में क्या है सस्के। मडारा अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। अंदर कदम रखते ही उसने कहा, यह अपार्टमेंट उससे कहीं बेहतर महकता है जिसमें मैं जागा था। अच्छी तरह से रखा गया है। शायद यह भी मुझसे ही आया गुण है। यहाँ की अलमारी की ओर बढ़ते हुए उसने दरवाजा खोला। अंदर उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके अंदाज का था। एक गहरे रंग की लंबी बाहों वाली शर्ट जो किसी किमोनो से बहुत अलग नहीं थी। पीछे ऊंचीहा का निशान था। शर्ट के अंदर की तरफ देखते हुए उसने टैग पाया। आकार वही था जो नारुतो पहनता था। इसका मतलब यह उस पर बिल्कुल ठीक बैठेगी। इन्हें लेकर वह बाथरूम गया और लड़ाई के बाद खुद को साफ करने लगा। आईने में खुद को देखते हुए उस लड़के के सुनहरे बाल उसे खटकने लगे। उसने काले रंग की हेयर डाई की एक कैन ढूंढी और बालों को रंग दिया। लो, अब बेहतर है। उसी समय उसके भीतर नाइन टेल्स बेचैन होने लगा। मुझे तुम याद हो, उसने अपनी हमेशा की गुर्राती आवाज में कहा। मैं सोच रहा था कि मेरा जिंचुरिकी अचानक इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि वह अब वही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि तुमने यह कैसे किया। मुझे लगा था कि तुम मर चुके थे मडारा। ओह, मैं मरा हूँ कई बार, लेकिन वह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम मेरे अधीन हो। तुम मेरी इच्छा के गुलाम हो और सिर्फ मेरे। अच्छा, लोमड़ी बनकर रहो, शायद मैं तुम्हें इनाम दे दूं। वास्तविकता में लौटते हुए उसने खुद को एक बार फिर देखा। काले बाल, काले कपड़े। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया हो। साथ ही उसे ऐसा भी महसूस हुआ मानो कोई बच्चा सज धज का खेल खेल रहा हो। लेकिन अगर कुछ भी था तो अब वह इस शरीर को उसी रूप में ढाल रहा था जो वह आत्मा से था। फिर भी इस शरीर को और प्रशिक्षण की जरूरत थी। यह उसकी पुरानी शक्ति की तुलना में कमजोर था। हालांकि इसमें उससे भी आगे निकल जाने की क्षमता
थी। बाथरूम से बाहर निकलकर वह खिड़कियों की ओर बढ़ा। वह ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। निश्चय ही वह शरीर जल्द ही मिल जाएगा और तब कोनोहा की पुलिस यहाँ होगी। अपनी ओबी बांधते हुए उसने अपने सामान वाले स्क्रोल्स को संभाला। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह चौंक गया। कोई पहले से ही वहाँ खड़ा था। दरवाजा खटखटाने ही वाला था। उसके बाल गुलाबी थे और वह बुरी तरह शर्माई हुई थी। सस्के? उसने पूछा और शायद उसे रिझाने की किसी मूर्खतापूर्ण कोशिश को आगे बढ़ाने वाली थी। हाँ, फिर वह रुक गई जैसे ही उसे एहसास हुआ। नरूटो, मडारा ने उसे देखा। तुम सस्के के अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? सस्के के कपड़े पहने हुए, सस्के जैसे दिखते हुए। वह और गहराई से उसे देखने लगी। तुम्हें ये कहाँ से मिले? उसने पूछा। जब उसने उसके शेरिंगन में झांका, यह जानते हुए कि ये कभी उसके जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति के थे। वही जगह जहाँ से मैंने बाकी सब कुछ लिया। उसने कहा, तुम्हारी आवाज इतनी गहरी है। क्या हो रहा है यहाँ? सस्के कहाँ है? मडारा मुड़कर चलने लगा। साकुरा ने उसके पीछे से पुकारा, नारुतो। वह उसके पीछे दौड़ी। उसने उसके सिर के पीछे जोर से थप्पड़ मारा और बोली, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें सुनना बेहतर होगा। मडारा पलटा। उसने साकुरा का गला पकड़ा, उसकी गर्दन तोड़ दी और उसे रेलिंग के ऊपर से नीचे जमीन पर फेंक दिया। क्या एक आदमी को थोड़ी शांति भी नहीं मिल सकती? आतंक की चीखें गूंज उठी। कई नागरिक साकुरा के बेजान शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। मडारा बस इमारत से बाहर निकला और चलते हुए दूर चला गया। चलते चलते वह सोचने लगा कि वह अपने शरीर को जल्दी से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कैसे प्रशिक्षण देगा अकात्सुकी के साथ। उसका कुछ अधूरा काम था जिसे उसे देर होने से पहले निपटाना था। कुछ देर भटकने के बाद उसे एक पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड मिला जो उसके लिए बिल्कुल सही था। वह बार पर कूद कर चढ़ा और पुलअप्स करने लगा। 1, 2, 3, 4। उसने जितने कर सकता था उतनी ही धीमी गति से और जितना ज्यादा दर्द सह सकता था उतना किया। जितना ज्यादा दर्द वह महसूस करता उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने का जोश उसमें बढ़ता। उसकी मांसपेशियां मानो फटने ही वाली थीं। अच्छा, उसने खुद से कहा, जारी रखो। वह फेलियर तक ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था। यही शरीर की ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था और जितनी ज्यादा ताकत उसका शरीर सह सकेगा उतना ही ज्यादा चक्रा वह आगे चलकर इस्तेमाल कर पाएगा। उसे इसकी जरूरत भी थी क्योंकि शेरिंगन उस पर भारी दबाव डालने वाला था। लेकिन वह उजुमाकी होने के लिए आभारी था। उनके चक्रा वेलसोटॉट कुख्यात रूप से विशाल होते थे, जिसका मतलब था कि वे इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से थे जो बिना मरे शेरिंगन को संभाल सकते थे। उसने भविष्य में हाशिरामा सेंजू की कुछ सेल्स खोजकर उन्हें खुद में इम्प्लांट करने की भी योजना बनाई थी। सेंजू जेनेटिक्स का समावेश शेरिंगन की चाकरा लागत को कम कर देता, जिससे वह उन्हें लगभग बिना किसी साइड इफेक्ट्स के लगातार इस्तेमाल कर सकता। इसके अलावा उनकी जबरदस्त रिजेनरेटिव क्षमता के कारण उसका मंजेक्यू शेरिंगन डॉन्टा कभी अंधा नहीं होता। जब यह सब हो जाएगा तो वह जानता था कि वह अपनी अब तक हाईजैक हो चुकी योजना को फिर से अपने हाथ में लेने के लिए तैयार होगा और अपने सपनों को हकीकत बना सकेगा। वह सिटअप्स करने लगा। उसी दौरान उसने एक आवाज सुनी, नारुतो। मडारा रुका और नीचे कूद गया। वह ककाशी था। वह यहाँ क्या कर रहा था? आप यहाँ क्या कर रहे हैं ककाशी सेंसे? मडारा ने ऐसे पूछा जैसे उसे पहले से पता न हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ककाशी ने कहा। जब से सकुरा का शरीर ठुर सस्के के अपार्टमेंट के बाहर मिला और सस्के की क्षत विक्षत देह झील के पास पाई गई, मैं सोचने लगा था कि कोई मेरे सभी छात्रों को एक एक करके खत्म कर रहा है। अब मुझे पता चल गया, यह सब तुम ही थे। मडारा ने कंधे उचकाए। लगता है मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसके पास शेरिंगन है ना? काकाशी ने उसकी आवाज सुनी। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझ पर दया दिखाना चाहते हो? नहीं, जवाब है नहीं। नारुतो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इससे तुम्हारी सारी नैतिक उलझने तो दूर हो जानी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। शेरिंगन आए वाले ककाशी। काकाशी ने देखा कि सस्के का शेरिंगन अब मडारा के पास था और यह समझते हुए कि अब अपनी असली शक्ति छिपाने का कोई लाभ नहीं था, उसने अपना फॉरहेड प्रोटेक्टर उठाया और अपना शेरिंगन दिखाया। मडारा ने एक एक कर अपनी सारी उंगलियों की गांठें चटकाई। फिर उसने बाहें मोड़ी और ककाशी के आने का इंतजार करने लगा। पहला वार तुम कर सकते हो। ओह, कितने सज्जन हो तुम, ककाशी ने कहा जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु की योजना बना रहा था। ककाशी जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ा, इतनी तेज कि ज्यादातर शेरिंगन भी उसे पकड़ न पाते। मडारा अपने निम्न स्तरीय शेरिंगन के साथ उसे तब तक नहीं देख पाया जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। उसके बगल में जोरदार वार पड़ा जिससे मडारा उछलकर दीवार से जा टकराया और दीवार पर अपने ही आकार की छाप छोड़ते हुए अटक गया। मडारा ने खुद को छुड़ाया। तुम तेज हो, उसने कहा। मुझे यह पसंद आया। रफ्तार ही वह तत्व है जो अच्छे शिनोबी को डॉक्टर महान शिनोबी से अलग करता है। तुम वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में काफी अच्छा करते। ककाशी ने हाथों के संकेत बनाने शुरू किए। फायर स्टाइल, फायर बॉल टेक्निक। उसने एक विशाल आग का गोला बुलाया ताकि अपने विरोधी को जला डाले, लेकिन मडारा उसके ऊपर से कूद गया और पीछे जमीन पर उतर गया। मडारा दो कुनाई पकड़े हुए घूमते हुए काकाशी पर वार करने लगा। उसने कई बार हमला किया इस उम्मीद में कि ककाशी इन हमलों की रफ्तार से न निपट पाए। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम
फायर स्टाइल निंजुत्सु का उपयोग करते हो। मडारा ने कहा, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि फायर स्टाइल का असली मास्टर इसे कैसे इस्तेमाल करता है। इसके बाद मडारा ने अपने हाथों से हैंड साइंस बनाए। फायर रिलीज, ग्रेट फायर डिस्ट्रक्शन। उसने ककाशी की ओर आग की एक विशाल दीवार छोड़ दी। ककाशी ने भी अपने हैंड साइंस बनाए। वाटर रिलीज, वाटर फॉर्मेशन वॉल। उसने मडारा की ओर पानी की दीवार उगल दी। आग और पानी टकराए और जबरदस्त भाप के साथ एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। मडारा ने इसका फायदा उठाया। फायर रिलीज, हाइडिंग इन ऐश एंड डस्ट टेक्निक। राख और धुआं भाप के साथ मिल गया, जिससे दृश्यता और भी कम हो गई। काकाशी अपने शेरिंगन के बावजूद धुएं के आर पार नहीं देख पा रहा था। मडारा भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसे बिना देखे लड़ने का अनुभव था। उसने अपने चाक्रा सेंस का उपयोग करके ककाशी की स्थिति का पता लगाया और चुपचाप उसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही वह ककाशी पर वार करने वाला था, ककाशी अचानक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से गायब हो गया। तभी मडारा ने हर दिशा से ककाशी की आवाज सुनी, लाइटनिंग स्टाइल। अचानक उसके चारों ओर कई चमक दिखाई दी। ककाशी ने क्लोन टेक्निक का उपयोग किया था ताकि अपनी असली स्थिति छुपा सके, जबकि वह चिडोरी का इस्तेमाल कर रहा था। सभी ककाशी क्लोन्स को एक साथ उसकी ओर आते देख मडारा हवा में कूद गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली ककाशी छत पर छिपा हुआ था और मडारा के कूदने का इंतजार कर रहा था। मडारा मुश्किल से बच पाया और उसकी दाहिनी कंधे के आर पार वार हो गया। मडारा जमीन पर गिर पड़ा और असहनीय दर्द से भर गया। उसके नियंत्रण में नाइन टेल्स उसे चाकरा देने लगा, घाव भरने लगा। काकाशी वहाँ खड़ा होकर वाटर बुलेट टेक्निक का उपयोग करता है और राख व भाप को नीचे गिरा देता है। ऐसा करते ही उसे मडारा फिर से खड़ा दिखाई देता है, जिसका शरीर उबलते हुए लाल चाकरा से घिरा हुआ था। अब उसकी आंखें 3 टोमोए शेरिंगन में बदल चुकी थीं। धन्यवाद काकाशी, मडारा ने कहा। मुझे इस बिंदु तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। मैं इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने वाला हूं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के बिना मैं ऐसा कर पाता। मडारा मुस्कुराया और काकाशी की ओर दौड़ा। उसकी गति अपडेट वर्जन 1 क्लोक के कारण काफी बढ़ चुकी थी। काकाशी ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वार आने वाला था, मडारा गायब हो गया। बॉडी फ्लिकर। इससे पहले कि काकाशी संभल पाता, मडारा का हाथ उसके सीने के आर पार चला गया। काकाशी ने नीचे देखा, उसके मुंह से हल्की आवाज निकली और मडारा ने अपना हाथ बाहर खींच लिया। काकाशी जमीन पर गिर पड़ा, मृत। मडारा वहाँ खड़ा होकर काकाशी को नीचे देखता रहा। उसने झुककर काकाशी की आंख से शेरिंगन निकाल लिया। यह बाद में काम आ सकता है, उसने कहा, और उसे अपने एक स्क्रोल में सील कर दिया। मडारा पास गया, एक तौलिया ढूंढा और अपने शरीर से जितना हो सका खून साफ किया। ऐसा करते हुए वह अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में सबसे ज्यादा ओबीटो और ज़ेत्सु का विनाश था, जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। इसके बाद उसे फिर से सभी टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना होगा और यहीं पर मैं इस हिस्से को फिलहाल समाप्त करता हूँ। चिंता मत करो, अगला हिस्सा आने वाला है। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे मडारा उचिहा बेहद पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. दोस्तों, चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। मडारा आग के कैंप फायर पास बैठा हुआ था। वह कोनोहा से गायब हो चुका था। किसी हद तक वह चाहता था कि गाँव को यह पता ही न चले कि वह अब भी जिंदा है। ऐसा नहीं था कि वह डरता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे उसके रास्ते में आए। उसका एक हिस्सा चाहता था कि वह नाइन टेल्स को छोड़ दे, हशीरामा के उस पुराने प्रयोग को नष्ट कर दे, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। शायद यह हशीरामा के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। सच कहें तो मडारा हशीरामा से नफरत नहीं करता था। इसके उलट वह उस आदमी से प्यार करता था, उसका सम्मान करता था। बहुत कम लोग थे जो उसे उसकी पूरी क्षमता के 100% तक धकेल सकते थे। मडारा घमंडी नहीं हो रहा था, वह बस यथार्थवादी था, अपने साथ और पूरी दुनिया के साथ ईमानदार। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसकी शक्ति के एक अंश का भी सामना कर सके। उसकी पूरी शक्ति की तो बात ही छोड़ो, हशीरामा उन गिने चुने लोगों में से एक
था, हाशिरामा। और वह आदमी, उसका नाम क्या था? वह जरूरत से ज्यादा दिखावटी आदमी, हरे रंग की टाइट पोशाक में। यह बात मडारा को सच में चुभती थी कि वह उसका नाम भूल गया था। वह आदमी चाहे जितना अजीब हो, याद रखे जाने के काबिल था। शायद इसी वजह से उसने गांव को नष्ट नहीं किया। मडारा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी कि लोग उसकी जान लेने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। ऐसा तो अक्सर होता था। ज्यादातर मामलों में मडारा को इसका कोई सम्मान नहीं था। आखिर मूर्खता करने वाले मूर्ख का सम्मान क्यों किया जाए? लेकिन कुछ दुर्लभ मौके ऐसे भी आए जब उसने किसी का सम्मान किया, जब किसी ने किसी तरह उसे हरा दिया हो या किसी तरह उसके रास्ते में बाधा डाली हो। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ तब जब किसी ने उसकी शक्ति की बराबरी की हो। और वह आदमी ऐसा ही था। उसने न सिर्फ मडारा की बराबरी की बल्कि लगभग उसे मार ही दिया था, और वह भी सबसे ज्यादा दिखावटी तरीके से है। उस जैसे आदमी के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त था। पीछे मुड़कर देखने पर मडारा को नारुतो से नाराज होने की एक और वजह मिली। नारुतो ने उस बलिदान का सम्मान करने के बजाय उस आदमी की जान बचाकर उसे अपवित्र कर दिया था। मडारा को शक था कि उस आदमी की जिंदगी अब बस अपने पुराने जीवन की एक खोखली परछाई बनकर रह गई होगी। ज्यादा से ज्यादा वह व्हील चेयर पर निर्भर होगा, और सबसे बुरे हाल में तो पूरी तरह निष्क्रिय। यह उस बलिदान का अपमान था जो उसने दिया था। शायद किसी दिन वह और वह दिखावटी आदमी फिर मिलेंगे। एक और द्वंद्व होगा, और इस बार उस आदमी का बलिदान सच में किसी मायने का होगा। मडारा ने आग पर पक रही मछली को कुरेदा। उसे गांव छोड़े काफी समय हो चुका था, और इस वक्त वे उसे ढूंढ रहे थे। उसे न्याय के कटघरे में लाने की उम्मीद में मडारा को यकीन था कि वे नारुतो को भी मरा हुआ मान रहे होंगे। आखिर कौन अपने होश में यह सोचेगा कि नारुतो जैसा एक जेनिन ककाशी जैसे जोनिन को मार सकता है, जो गांव से निकले सबसे बेहतरीन शिनोबी में से एक था। मडारा को लगा कि यह सब गांव वालों के नारुतो के प्रति अंधे पूर्वाग्रह की वजह से था। यह बात उसे बेहद घिनौनी लगती थी। एक बच्चे से नफरत करना सिर्फ इसलिए कि वह उस लोमड़ी का पात्र था जिसने कभी उनके गांव को तबाह करने की कगार पर ला दिया था। नारुतो आखिर क्यों उनकी मान्यता चाहता था? क्यों चाहता था कि वे सुखी रहें? ये मडारा समझ नहीं पाया। वह तय नहीं कर पा रहा था कि कितना सम्मान करे और कितना दया भाव रखे। लेकिन अब नारुतो यहाँ नहीं था, अब यहाँ मडारा था, और मडारा को उस गांव की जरा भी परवाह नहीं थी। गांव अब भी खड़ा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ एक आदमी मौजूद था जिससे वह किसी दिन दोबारा मुकाबला करना चाहता था। इसी उद्देश्य से मडारा अपने नए शरीर को हद से ज्यादा मेहनत करवा रहा था। यह साफ दिख रहा था कि इस शरीर के असली मालिक की आलस से भरी जिंदगी ने इसे कमजोर बना दिया था। बहुत ज्यादा चर्बी। एक शिनोबी को हर तरह से दक्ष होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा कुछ भी खर्च नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त वजन संसाधनों की बर्बादी था। मडारा अपने शरीर में सिर्फ वही चीजें स्वीकार करता था जो सक्रिय हों, ऐसी मांसपेशियां जो अपने वजन से ज्यादा काम करें, और इतनी चर्बी जो कठिन हालात में उसे जिंदा रख सके, बस इतनी कि उसकी गति धीमी न हो। और फिलहाल मडारा खुद को मजबूत करने में लगा हुआ था। जब भी उसे आराम का वक्त मिलता वह उसे और ज्यादा कठोर प्रशिक्षण में बदल देता। अगर यह शरीर उसका पात्र बनने वाला था तो कम से कम यह एक योग्य पात्र तो हो। और जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत हो रहा था उसके चक्र के भंडार भी फैलते जा रहे थे। मडारा इस बात से हैरान था कि यह शरीर कितना ज्यादा चक्र संभाल सकता है। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि अगर वह उजुमाकी पैदा हुआ होता तो शायद ज्यादा सौभाग्यशाली होता, लेकिन उसने तुरंत उन विचारों को दबा दिया। चक्र चाहे जितना भी हो, शेरिंगन की दृश्य क्षमता बेजोड़ थी। ह्यूगा काफी करीब आते थे, लेकिन शेरिंगन ही वह आंख थी जो मडारा की तलाश की गई क्षमताओं का सबसे अच्छा उपयोग करती थी। यह ब्याकुगन से कहीं ज्यादा केंद्रित था। ब्याकुगन चारों ओर का पूरा दृश्य देता था, 660 डिग्री की दृष्टि और दूरबीन जैसी नजर, लेकिन प्रतिक्रिया की गति सामान्य से बेहतर नहीं होती थी। मडारा को यह समय की बर्बादी लगती थी। सही चक्र नियंत्रण के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों के बिना भी अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था। मडारा एक ह्यूगा कबीले के मास्टर को आंखों पर पट्टी बांधकर भी हरा सकता था, और यह कोई डींग नहीं थी। शेरिंगन के साथ या बिना मडारा ज्यादातर शिनोबी से ऊपर था, लेकिन शेरिंगन ने उसे युद्ध में टेटेडिक ऐसा बढ़त दी जिसने उसकी पहले से ही पूर्ण शक्ति को और पक्का कर दिया। फिर भी मडारा एक दुविधा में फंस गया था। नदी के पास मुंह धोते हुए मछली खाने की तैयारी में उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। नारुतो के काले बाल धीरे धीरे घने हो रहे थे और वह ज्यादा से ज्यादा खुद मडारा जैसा दिखने लगा था, बस चेहरे पर मूंछों जैसे 6 निशानों को छोड़कर। लेकिन समस्या यह नहीं थी, समस्या थी उसकी आंखों में मौजूद शेरिंगन। उसके पास अभी मंगजेक्यू शेरिंगन तक पहुंच नहीं थी और उसे ठीक से नहीं पता था कि इसे कैसे जगाया जाए। इतने वर्षों तक युद्ध लड़ने के बाद इंसान की इंद्रियां नुकसान की भावना के प्रति सुस्त हो जाती है। दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है और दोस्तों को खोने का एहसास और भी कठिन। उसे नहीं पता था कि वह यह कैसे करेगा। उचिहा का एक पुराना आजमाया हुआ तरीका था किसी के साथ गहरी दोस्ती करना और फिर पीठ पीछे से उसकी हत्या कर देना। यह नफरत को भड़काकर किसी गहरे परिवर्तन को जगा देता था, लेकिन मडारा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस तरीके को कैसे अपनाए। उसे लगने लगा कि
शायद उसने सस्के को मारने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी। उसे इतना तो जीने देना चाहिए था कि वह मंगेक्यू शरिंगन जगा सके। अब वह मर चुका था। हालांकि मदारा बहुत पहले ही मंगेक्यू का सच समझ चुका था। यह हमेशा वास्तविकता की द्वैत प्रकृति के बारे में था, प्यार और नफरत की प्रकृति। प्यार और नफरत एक ही पैमाने पर मौजूद होते हैं। मडारा ने यहाँ तक एक सिद्धांत भी रखा था कि अगर प्यार और विश्वास पर्याप्त रूप से प्रबल हों, तो वे भी मंगेक्यू को जगा सकते हैं। हालांकि ऐसा कभी सुना नहीं गया था। असल में मंगेक्यू को जगाने वाली चीज किसी प्रिय की मृत्यु या अपराध बोध नहीं होती थी, बल्कि उससे जन्मी नफरत होती थी। वह संपूर्ण और असहनीय पीड़ा और उससे उपजी घृणा। मडारा को बस इतना चाहिए था कि किसी तरह वह खुद को नफरत से भर ले। जब उसने अब तक हुई हर घटना के बारे में सोचा तो उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। शायद यह इतना मुश्किल नहीं होगा। जब वह अपने अलाव के पास लौटा तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था जो मछली को कुरेद रहा था। मडारा ने उसे पहचानने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद वह उसे जानता है। वह बहुत ज्यादा परिचित नहीं था, लेकिन मडारा को विश्वास था कि भूत या भविष्य में उसने इस आदमी के साथ ईडो टेंसी के रूप में सेवा की थी। उस आदमी से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। मडारा ठीक से बता नहीं पा रहा था कि वह कैसी थी। ये किसी तूफान की आंख जैसा था, एक असहज शांति जिसके बारे में आप जानते हो कि यह जल्द ही किसी ऐसी चीज से टूटने वाली है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। इस एहसास ने मडारा को अकल्पनीय आनंद से भर दिया। एक सच्चा उचीहा। यह आदमी उस हर चीज का सम्मान था जिसे मडारा कभी आदर्श मानता था। शक्ति सर्वोपरि थी। जो लोग शक्ति रखते हैं उनका स्वभाव भी वैसा ही होता है, लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाला। ऐसी इच्छा शक्ति जो खुद को उन सीमाओं से भी आगे धकेल दे जिन्हें सामान्य मनुष्य सीमा कहता है। भौतिक सीमाएं जैसी कोई चीज नहीं होती। और इस आदमी को देखते ही मडारा समझ गया कि उसने कठिन रास्ते चुने थे। मडारा आगे बढ़ा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ अजनबी? उसने कहा। उसकी आवाज उसकी उम्र के हिसाब से अस्वाभाविक रूप से गहरी थी और उसके अंत में अनजाने में उभर आया उत्साह उसके मूड को प्रकट कर रहा था। उस आदमी ने मडारा की ओर देखा। मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी। मैं यह देखने आया था कि वे सच हैं या नहीं। अब जब मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ तो मुझे पता चल गया है कि वे सच थीं। मडारा की युद्ध आत्मा जाग उठी। यह आदमी, अब मडारा उसे पहचान गया था। वह सस्के उचीहा का भाई था, इटाची। तुम किस अफवाह की बात कर रहे हो? मडारा ने पूछा, जानबूझकर किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया को उकसाने की कोशिश करते हुए। इटाची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो यह भेष क्या है? काले बाल, काले कपड़े और पीठ पर उचीहा कबीले का चिन्ह और सिर में शैरिंगान। क्या तुम वाकई उचीहा बनना इतना चाहते हो? मडारा मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं उचीहा नहीं हूँ? इटाची ने एक पल सोचा। मैं कहता हूँ क्योंकि अगर तुम होते तो अब तक मर चुके होते। मडारा जोर से हंसा। और कौन कहता है कि मैं नहीं हूँ? इटाची का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया जैसे ही वह बोलने लगा, लेकिन उससे पहले ही मडारा ने बात काट दी। एक भूत। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं वास्तव में क्या हूँ इटाची उचीहा, तो मैं एक भूत हूँ। एक ऐसे अतीत का भूत जिससे तुम उतरे हो और एक ऐसे भविष्य का जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे। मैं इस दुनिया के लिए अप्राकृतिक हूँ। इटाची ने पल भर के लिए आंखें ऊपर घुमाई और सिर हिलाया। फिर नीचे झुककर मडारा की पकाई हुई मछली उठा ली। मुझे अपने साथी के सामने यह खाते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे लगता है कि वह भी ऐसा ही करता। मडारा एक पल के लिए रुक गया। साथी, क्या वहाँ कोई और था? उसने चारों ओर देखा लेकिन किसी को नहीं पाया। उसने आंखें बंद की और चक्र को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, वहाँ कोई और था। एक दूसरा व्यक्ति, लगभग इटाची जितना ही शक्तिशाली। मडारा ने आंखें खोली। तुम कितने दयालु हो, उसने कहा। इटाची ने उसकी ओर देखा। दयालु? मडारा ने सिर हिलाया। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा एक मित्र पास में है। तुमने मुझे सचेत किया और मुझे उसे महसूस करने के लिए मजबूर किया। अब मुझे पता है कि वह यहाँ है। और कहाँ है? क्या तुम उसे हमले के लिए इस्तेमाल करने वाले थे? इटाची मछली चबाते हुए बोला। नहीं, वह इस लड़ाई में मेरी मदद करने नहीं आया है। यह मेरी निजी दुश्मनी है, उसकी नहीं। वह बस यह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ है कि हमें कोई बाधित न करे। मडारा मुस्कुराया। ओह, तो हम लड़ने वाले हैं? उसके उत्साह को छिपाना मुश्किल हो रहा था। इटाची ने आधी खाई हुई मछली नीचे रखी और खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियां और गर्दन चटकाई। ठीक है, शुरू करते हैं। अंधेरा होने से पहले मैं तुम्हारे सिर में लगी उन आंखों को वापस लेना चाहूंगा। अभी सुबह के 8 बजे हैं, मडारा ने कहा। इटाची ने मंगेक्यू शरिंगन सक्रिय करते हुए उसकी ओर देखा और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में उसकी आंखों से खून बहने लगा। मुझे पता है, इटाची ने कहा। अगले ही पल वह गायब हो गया, मडारा के पीछे प्रकट होकर उसे कुनाई से भेदने को तैयार। लेकिन इस पल मडारा के पास डॉटा इटाची पर कुछ बढ़त थी। सबसे पहले इटाची ने यह गलती कर दी थी कि उसने मडारा को बता दिया कि वहाँ एक और शिनोबी मौजूद है। इससे मडारा ने अपनी चक्र संवेदनाएं उन चीजों पर भी खुली रखी जिन्हें वह देख नहीं सकता था। हुई भंड। और इस समय वह चीज आइटाची था। दूसरी बात यह थी कि ये शेरिंगन प्रतिरोपित किए गए थे, जिसका मतलब था कि वे कभी बंद नहीं हो सकते थे। और सच कहें तो मडारा को इससे कोई समस्या नहीं थी। इसका सीधा मतलब यह था कि उसकी इंद्रियां हमेशा अधिक तीक्ष्ण रहेंगी। इस समय उसकी प्रतिक्रिया गति स्थायी रूप से कम बेस शेरिंगन के स्तर पर थी। और भले ही मंगेक्यू तेज होता है, मडारा वही मूल सांचा था जिससे इटाची ने अपनी सारी
भारी क्षमताएं हासिल की थीं। इसका अर्थ यह था कि मंगेक्यू शरिंगन की धारणा और बेस शरिंगन की धारणा के बीच का अंतर और शुद्ध महारत से पाटा जा सकता था, और यही तीसरी और अंतिम बढ़त थी। मडारा बस ज्यादा अनुभवी था। आइटाची जो कुछ भी कर सकता था, मडारा वह उससे बेहतर कर सकता था। भले ही उसका शरीर बदल गया हो, उसका मन नहीं बदला था। और एक सीमा तक शिनोबी के बीच की लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा मन ही होता है। भले ही तुम दुनिया के सबसे शारीरिक रूप से सक्षम शिनोबी हो, जिसके पास अब तक देखा गया सबसे अधिक चक्र हो, अगर तुम अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक बुद्धिमान नहीं हो तो यह सब बिल्कुल बेकार है। जब मडारा ने हमले से बचते हुए छलांग लगाई, उसके मन ने एक मौन चुनौती दी। चलो देखते हैं हम दोनों में ज्यादा होशियार कौन है। मडारा इटाची से पीछे हटते हुए कूदा। उसकी मुस्कान उस आदमी को बुला रही थी जिसके भाई को उसने मारा था। मडारा जंगल में गायब हो गया, सिर्फ उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी। शहरी इलाके के बाहर ट्रैकिंग में तुम कितने माहिर हो, उसने कहा। क्या तुम पेड़ों की इस विशालता में एक अकेले बच्चे को ढूंढ सकते हो? इटाची हमेशा की तरह भावहीन और स्थिर चेहरे के साथ सीधे जंगल पर अमाटेरासु डाल देता है। काली लपटें फैल गईं और पूरे क्षेत्र को निगलने लगी। इस पल में आइटाची ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया, और सबसे बुरी बात यह थी, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सस्के ही एकमात्र चीज था जिसने इटाची के दिल को जोड़े रखा था। अब वह टूट चुका था, बिखर चुका था, और इटाची का दिल उसके किसी काम का नहीं रहा था। अब केवल एक ही लक्ष्य था, बदला। और उसके बाद वह कहाँ जाएगा? वह क्या करेगा? क्या वह अकात्सुकी के साथ ही जुड़ा रहेगा? क्या वह सच में वफादार बन जाएगा, या वह सब कुछ छोड़ देगा? उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की जिंदगी जी सकता है। अगर कोई जिंदगी बची भी हो, इटर्नल मंगेक्यू शरिंगन पाना या न पाना उसकी इच्छाओं का हिस्सा नहीं था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह अंधा हो जाए। उसे बस यह मंजूर नहीं था कि कोई अयोग्य उन आँखों को धारण करे। लेकिन उस तर्क की सबसे बड़ी समस्या यह थी, यह मान लेना कि मडारा अयोग्य था। मडारा पेड़ से पेड़ पर कूदता गया, आग से बचते हुए जो बिजली की तरह फैल रही थी। उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या इटाची पागल था या नहीं। वह उम्मीद करता था कि वह पागल हो। इटाची मडारा से कहीं ज्यादा उस जैसा था जितना वह खुद समझता था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह जितना त्याग सहने को तैयार था, उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि ओबिटो के बजाय आइटाची ही सही शिष्य होता। ओबिटो टूट चुका था, वह खुद से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर नहीं देख सकता था। ओबाइटो के लिए यह दुनिया के बारे में नहीं था, यह पूरी तरह स्वार्थी था। मडारा को महसूस हुआ कि इटाची वह था जो खुद से ज्यादा दुनिया की परवाह करता था। मडारा के भीतर इटाची के लिए एक स्वस्थ सम्मान था, लेकिन वह सम्मान उसे मारने से रोकने वाला नहीं था। इसके विपरीत मडारा इटाची को उन गिने चुने लोगों में से एक मानता था जो उससे लड़ने के योग्य थे। मडारा कभी उससे यह सम्मान नहीं छीनेगा कि वह उसके हाथों मरे। वह पास के पानी के एक स्रोत में कूद गया, जो एक छोटी झील निकली जहाँ से पास की नदी बहती थी। पानी के नीचे उतरते हुए वह मुड़ा और सतह की ओर देखा, जहाँ सूरज की रोशनी काली लपटों की परत से छन रही थी। कुछ समय बाद अंधकार आगे बढ़ गया। मडारा झील की तली से ऊपर उठा और देखा कि पेड़ अब राख बन चुके थे। किनारे पर आते ही उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा रहा है। इटाची की आंखों में मौजूद निर्दयी दृष्टि ने मडारा को बता दिया कि वह मरने वाला है। तो मडारा ने वही किया जो सबसे पहले उसके दिमाग में आया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखें निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसकी फैली हुई 2 उंगलियां इटाची की आंखों के पास पहुंची, इटाची ने हाथ उठाकर उन्हें पकड़ लिया। इटाची ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। तुम मूर्ख हो, मडारा ने कहा जैसे ही उसके पकड़े गए हाथ पर इटाची की पकड़ और कस गई। तुम भूल गए कि मेरे पास 2 हाथ हैं। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और फिर से इटाची की आंखों पर वार करने की कोशिश की। इटाची ने उसका हाथ पकड़े हुए ही मडारा को जमीन पर पटक दिया, फिर घूमकर उसे पास के एक पेड़ में फेंक दिया। मडारा कुछ पल वहीं पड़ा रहा, अपनी पीठ पकड़ते हुए, एक दर्द भरी कराह निकालते हुए, मानो कोई बूढ़ा आदमी सुबह उठकर अपनी जकड़ी हुई कमर को महसूस कर रहा हो। आखिरकार वह खड़ा हुआ। तुम वॉरिंग स्टेट्स के दौर में बेहद अच्छा करते, मडारा ने कहा। मेरा अपना भाई इजाना भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाता। इटाची सुनता रहा। ये कैसी भ्रांतियां हैं? उसने कहा। तुम खुद को उचिहा कहते हो, इजाना का भाई बताते हो, खुद को मडारा उचिहा बताते हो। मैं मडारा उचिहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मडारा उचिहा को जानता था, इटाची ने आगे कहा, या कम से कम उस आदमी को जो खुद को मडारा कहता था, और वह तुम नहीं थे। मडारा हंस पड़ा। वह आदमी सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। वह मडारा उचिहा नहीं है, मैं हूँ। शायद मैं तुम्हें शक का लाभ दे देता। इटाची ने कहा, अगर मुझे पहले से यह पक्का न पता होता कि तुम वास्तव में कौन हो। नरूटो, क्या अफसोस। मडारा ने कहा, मैंने अपने इस शरीर की पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन लगता है मैं शापित हूँ कि हमेशा नरूटो के नाम से ही जाना जाऊँ। खैर कोई बात नहीं, मैंने मडारा को ऐसा नाम बनाया जिसे पूरी दुनिया डर से जानती है। मैं नारुतो शब्द को भी वैसा ही बना सकता हूँ। मडारा इटाची के और करीब चलने लगा। इटाची का धैर्य जवाब देने लगा, मैं तुम्हें 1000 जन्मों जितना अंतहीन दर्द और पीड़ा दूंगा। ये कहते हुए उसने त्सुकुयोमी डाल दिया। अपने सबसे शक्तिशाली गेंजुत्सु के बावजूद मडारा बस उसमें से चलता हुआ निकल गया। यह कैसे संभव था? इटाची ने दांत भींच लिए। भाड़ में जाए, मैं अपना अंतिम हमला करूंगा।
करूंगा। अचानक इटाची ने अपना सुसानु प्रकट किया, एक विशाल कवचधारी रूप जिसके ठीक बीच में इटाची खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और ढाल भी। मडारा ने उसे देखा, बस इतना ही उसने पूछा। इटाची भ्रमित भी था और अपमानित भी। मडारा हंसने लगा और इटाची के चेहरे पर गुस्से की लकीर खिंच गई। हंसी खत्म कर मडारा बोला, सुसानु की असली शक्ति तुम्हें समझ नहीं आती, यह तो इसका सबसे कमजोर रूप है। सिर्फ एक बख्तरबंद खोल। खैर, इसमें तुम्हारा दोष भी नहीं है। इससे आगे जाने के लिए जो अभ्यास चाहिए वह समय मांगता है और साधारण मंगेक्यू शेरिंगन के पास वह समय नहीं होता। शेरिंगन की असली ताकत रिश्तों की ताकत है मेरे दोस्त। रिश्तों की क्षति मंगेक्यू को जगाती है और उन रिश्तों को खोते खोते और भी करीबी बंधनों को तोड़ते हुए ही असली मंगेक्यू जन्म लेता है। लेकिन मुझे लगता है तुम यह सब जानते हो। तुम मेरी आंखें चाहते हो, है ना? उन्हें लेकर तुम इटर्नल मंगेक्यू शेरिंगन जगा सकते हो, तो ले लो, मुझसे छीन लो। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर सको तो तुम्हें अकल्पनीय शक्ति मिलेगी। इटाची अपने सुसानु के भीतर खड़ा रहा और नीचे देखा। मैं उन आंखों के योग्य नहीं हूँ, मैं कभी था ही नहीं, लेकिन इतना तय है, मैं तुम्हें उनका मनमर्जी से इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए। सुसानु ने अपनी तलवार उठाई और मडारा को भेदते हुए टोसाई सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मडारा से एक बड़ी गलती हो गई थी। उसने मान लिया था कि इटाची उसकी आंखें वापस लेना चाहेगा, लेकिन नहीं, इटाची मडारा जैसा नहीं था। इटाची में कुछ बुनियादी रूप से अलग था, कुछ ऐसा जिसने उसे मडारा से पूरी तरह अलग बना दिया। वह अपनी ही आंखों की कुर्बानी दे सकता था, अपनी ही शक्ति को सीमित कर सकता था। मडारा घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब इटाची ने मडारा को बस लॉकी के भीतर खींचते देखा, उसने एक लंबी सांस ली। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, उसके भाई के कातिल को सील कर दिया गया था। इटाची का सुसानु गायब हो गया, उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसे मुश्किल से कुछ दिख रहा था। उसने जोर से खांसा, खून उसके मुंह से टपकने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया, सांस संभालने की कोशिश करते हुए। निश्चित ही उसने अपनी जिंदगी से कम 1 साल, शायद उससे भी ज्यादा कम कर लिया था। उसका शरीर इतनी बुरी हालत में था कि इटाची को लगा शायद आज ही उसकी मौत का दिन हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और एक ब्लेड उसकी पीठ में धंस गया, सीधे उसके दिल को भेदते हुए। ब्लेड को मरोड़कर बाहर खींचा गया। इटाची आगे की ओर गिर पड़ा, खून जोर से उछल पड़ा। वह मुड़ा और उसने मडारा को अपने ऊपर खड़ा देखा। मडारा की एक आंख अब भूत सी सफेद थी, उसमें न लाल रंग बचा था न ही टोमोए। मडारा आगे बढ़ा और इटाची के ऊपर घुटनों के बल बैठ गया। मानता हूँ, मडारा बोला, तुमने मुझे करीब करीब पकड़ ही लिया था। काफी समय हो गया था जब किसी ने मुझे लड़ाई में इतनी दूर तक धकेला हो। मैंने तुम्हें गलत आंका इटाची। मुझे लगा तुम मेरे जैसे हो, मुझे लगा तुम वही करोगे जो मैं करता। यही मेरी गलती थी। असल में तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम एक दुखी, अकेले, बदहाल इंसान हो जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं सिवाय खुद पर तरस खाने के। तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है। अफसोस की बात है कि वह तुम्हारे जैसे इंसान पर जाया हो रही है। उसी पल इटाची मर गया। दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो चुका था। घाव से खून बुलबुलों की तरह निकलने लगा। शायद वह पूरी तरह ब्रेन डेड नहीं हुआ था, लेकिन उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा था और अब कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। उसके शरीर के ऊपर घुटनों के बल बैठे मडारा उसके शेरिंगन को देखने लगा। मंगेक्यू, उसने कहा, मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। करीब से देखने पर उसने आह भरी। लगभग अंधा, शायद मेहनत के लायक भी नहीं, फिर भी ले ही लेता हूँ। उसने आंखें निकाली और एक स्क्रोल में सील कर दिया। तभी उसने ऊपर देखा, एक और आदमी अकात्सुकी का लबादा पहने खड़ा था, मिस्ट का कटा हुआ हेडबैंड और कंधे पर सामे हाडा। दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे कि सामे के चेहरे पर घबराहट, उलझन और झटका साफ था। उसने देखा था कि इस बच्चे ने इटाची जैसे शक्तिशाली अकात्सुकी सदस्य को मार डाला। इसका मतलब यह नहीं था कि किसामे मडारा से डर गया था, बस उसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे साथी को मारा, किसामे बोला। अब उसकी दुश्मनी मुझे विरासत में मिली है। मडारा ने एक स्क्रोल खोला और उससे एक हाथ वाली दरांती निकाली। उसके सिरे से एक जंजीर जुड़ी थी जिसके आखिर में नुकीला कुनाई था। किसामे ने समेहादा बाहर निकाली। घर लौट जाओ मछली, मडारा बोला। तुम यह नहीं चाहोगे? तुम मुझे कम आंक रहे हो? किसामे ने पूछा। नहीं, मडारा बोला, मैं तुम्हारा बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहा हूँ। तुम्हारे पास शेरिंगन नहीं है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा कीमती शेरिंगन तुम्हें अजेय बना देता है। किसामे बोला, ऐसा मूर्ख इटाची को कैसे हरा गया, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। यही बात मैं तुम्हारे बारे में कहता हूँ। मडारा बोला, घर चले जाओ, इससे पहले कि मैं तय करूं कि तुम मारने लायक हो। किसामे ने अपनी तलवार आगे की ओर तानी। वह मडारा पर डॉटरा और पागल जानवर की तरह गुर्राने लगी। मुझे लगता है मैं अपनी तलवार को तुम्हारे चक्र का स्वाद चखाने देना ज्यादा पसंद करूंगा। यहाँ किसामे के पास बढ़त थी और वह यह जानता भी था, कारण साफ था, वे एक जल स्रोत के पास थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आए। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है उस पल से जब नारुतो का सामना अकात्सुकी के दैत्य किसामे से होता है। किसामे के पास बढ़त थी और वह यह जानता भी था, कारण साफ था, वे एक जल स्रोत के पास थे। वह पानी उसे वाटर स्टाइल निंजुत्सु को आसानी से और कम चाकरा खर्च में इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। किसामे ने हमला तेज कर दिया, अपनी तलवार घुमाते हुए, इस उम्मीद में कि वह मडारा से टकराए और उसका और चक्रा चुरा ले। मडारा पानी की सतह पर पीछे हटते हुए चला और किसामे उसका पीछा करता रहा। जब तलवार आई, मडारा ने उसे अपनी हैंड साइथ से रोक लिया और साथ ही जंजीर घुमा दी। उसने कुनाई को किसामे के चेहरे की ओर उछाल दिया, जिससे किसामे उसे बचाने के लिए बाईं ओर झुक गया। गति बनाए रखते हुए किसामे ने अपना हाथ नीचे बढ़ाया और पानी पर दबाया, फिर अपने पैरों को घुमाकर एक लेग स्वीप किया, जिसने मडारा को पीछे धकेल दिया। मडारा उछलकर दूर हो गया और बोला, क्या बस यही है? क्या यही वह तकनीक है जिसे तुमने सोचा था कि इससे तुम इटाची को हरा सकोगे? बेवकूफी मत करो। वह हल्का सा हंसा। किसामे मुस्कुराया, अपने मांसाहारी दांत दिखाते हुए। ओह, मुझ पर भरोसा रखो, अभी तो हम कहीं भी खत्म नहीं हुए हैं। किसामे ने अपनी तलवार पीठ पर टांग ली और हैंड साइंस बनाने लगा। वाटर रिलीज, ग्रेट एक्सप्लोडिंग वाटर कोलाइडिंग वेव। अचानक उसने अपने मुंह में पानी बनाया और उसे झील के पानी से टकरा दिया, जिससे सारा पानी ऊपर की ओर उठ गया। इसके बाद उसने फिर से हाथ के संकेत बनाए। वाटर प्रिजन, शार्क डांस टेक्निक। चारों ओर का पानी एक विशाल बुलबुले में बदल गया, एक छोटे से पानी के कण जैसा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सतही तनाव से बंधा हुआ। मडारा उस पानी के बुलबुले में फंस गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ताकतवर हो, हर इंसान को हवा चाहिए। इटाची को भी, सुसानु इस्तेमाल करने वालों को भी। मडारा का दम घुटने लगा और उसने पानी की सतह की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ऊपर बढ़ा, किसामे उसके बगल में तैरता हुआ आ गया। क्या हुआ? तैरते तैरते थक गए? किसामे बोला। और सोचो, मैंने यह पूल खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया था। मडारा समझ गया कि किसामे हमेशा इस पानी के कारागार का केंद्र रहेगा। जब तक किसामे उसके साथ तैरता रहेगा, वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मडारा जानता था कि वह किसामे से तेज तैर नहीं सकता। अब जबकि किसामे आधा शार्क बन चुका था, उसे कुछ और करना होगा। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपनी कमीज खोली और अपने पेट पर लगे सील को खोलने लगा। कुरामा को कैद रखने वाला पिंजरा धीरे धीरे खुलने लगा और उसकी आंख में शेरिंगन की परछाई चमक उठी। मडारा का अवचेतन रूप वहाँ खड़ा था, हाथ आधे राम साइन में जुड़े हुए। अच्छा लड़का बनो, उसने कहा। उसी पल मडारा के चारों ओर का पानी उबलने लगा। जैसे जैसे चक्रा गाढ़ा और भारी होता गया, वह वर्जन 1 से वर्जन 2 में बदलने लगा। और भी गहराई में जाते हुए ज्यादा पूंछें बनने लगी, यहाँ तक कि हड्डियां भी दिखाई देने लगी। किसामे स्तब्ध रह गया। यह लड़का 9 टेल्स जिनचुरिकी है। किसामे और इटाची को अभी तक उसे पकड़ने के आदेश नहीं मिले थे, इसलिए वे नहीं जानते थे कि वह कौन है। अब तक यही किसामे को एहसास हुआ कि उसने एक घातक गलती कर दी है। जैसे जैसे मांसपेशियां बनी, मांस और रोए नसों पर फैलने लगे। पूरा 9 पूंछों वाला दानवी लोमड़ी अपने सारे आतंक के साथ प्रकट हो गया। उसने अपना मुंह खोला, एक दबा दबा गर्जन पानी के भीतर गूंज उठा। फिर उसके मुंह में टेल्ड बीस्ट बॉल बनने लगी। किसामे ने उसे देखा और समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उसने तुरंत बचाव की चालें चलनी शुरू कर दी। यह एक अजीब दुविधा थी। उसकी तकनीक में जरूरी था कि वह अपने लक्ष्य के करीब रहे, वरना कैदी भाग सकता था। लेकिन अब वह जानता था कि करीब जाने पर उसे भारी नुकसान होगा। टेल्ड बीस्ट बॉल मुंह से निकलकर पानी के भीतर तेजी से आगे बढ़ी। किसामे किसी तरह उससे बच गया, लेकिन उसकी भारी मात्रा और रफ्तार ने इतना पानी हटा दिया कि किसामे अनचाहे ही उसके पीछे खींचता चला गया। अचानक एक पंजा बाहर निकला और उसे चीरने लगा। किसामे पीछे हटकर उससे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पैर उन पंजों से कट गए जिनसे वह बच नहीं सका। अब पानी में खून फैल चुका था, फिर भी किसामे ने हार नहीं मानी। उसने उस खून को धुएं की आड़ की तरह इस्तेमाल किया, बिल्कुल स्क्विड की स्याही की तरह। इस बिंदु पर किसामे जानता था कि उसे 9 टेल्स को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अब वह पैदल या तैरकर भाग नहीं सकता था। अब नहीं, और उसे तेजी से खून बहना भी रोकना था। वह 9 टेल्स के चारों ओर तैरने लगा। हालांकि यह बेहद खतरनाक था, फिर भी वह जानता था कि उसकी सबसे अच्छी उम्मीद अब यही है। एक एट्रिशन बैटल में
दानव से ज्यादा देर तक टिके रहना, उसे यह सुनिश्चित करना था कि नाइन टेल्स डूब जाए, इससे पहले कि किसामे खुद खून बहने से मर जाए। जैसे जैसे किसामे चक्कर लगाता रहा, उसने देखा कि नाइन टेल्स एक और टेल्ड बीस्ट बॉल चार्ज कर रहा है। यह मुमकिन ही नहीं कि वह मुझे देख या महसूस कर सके। पूरा का पूरा यह जल क्षेत्र मेरे चाकरा से भरा हुआ है। किसामे ने मन ही मन सोचा, कोई रास्ता नहीं कि वह मुझे निशाना बना पाए। इसी वजह से किसामे ने कुछ पल के लिए नाइन टेल्स के पीछे मंडराने का फैसला किया। उम्मीद थी कि गेंद की गति से बनने वाली धार उसे वापस अपनी ओर न खींच ले, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। किसामे पर वार करने के बजाय उसने टेल्ड बीस्ट बॉल को जमीन की ओर दाग दिया। जैसे ही वह गेंद जमीन से टकराई, उसने एक ऐसा विस्फोट छोड़ा जो लगभग एक छोटे परमाणु हथियार जितना शक्तिशाली था। पानी का विस्थापन और उसके बाद बना शून्य किसामे के चक्रा से बनी सतही पकड़ को तोड़ने के लिए काफी था, और वह बुलबुला फटकर टुकड़ों में बिखर गया। किसामे उछलकर हवा में जा गिरा और नीचे नाइन टेल्स को आखिरकार एक सांस लेने का मौका मिला। किसामे काफी दूर तक उड़ता चला गया और अमाटेरासु से जली हुई हर डाल से टकराता हुआ नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वह वहीं पड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे समझ आ गया कि काफी समय बीत चुका है, क्योंकि मदारा अब उसकी छाती पर बैठा था और उसके हाथ में हैंड साइथ थी। किसामे ने मदारा की ओर देखा। मैंने तुम्हें कम आंका, किसामे ने कहा, और इसके लिए मैं अपने भाग्य का हकदार हूँ। मदारा कुछ पल वहीं बैठा उसे देखता रहा। मुझे बताओ, उसने कहा, क्या तुम अपने समूह में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो घूमता हुआ मुखौटा पहनता हो? किसामे ने कुछ नहीं कहा। मौत सामने साफ थी, फिर भी उसने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, और मदारा यह जानता था, बताने की जरूरत नहीं। मदारा बोला, मुझे पता है कि तुम जानते हो। मेरे पास उसके लिए एक संदेश है। उस नकाबपोश आदमी से कहना कि असली मदारा उचिहा वापस जिंदा हो चुका है और उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद मदारा किसामे से उतरकर चलने लगा। किसामे विस्मय से उस लड़के को देखता रहा जो उचिहा के उस भूत का नाम धारण करने की हिम्मत रखता था। वह कौन था? वह ऐसा कैसे कर सका? वे शेरिंगन क्या थे? किसामे को यकीन नहीं था कि यह सच में मदारा है, क्योंकि जिस आदमी को वह जानता था वह खुद को मदारा मानता था। फिर भी किसामे को लगा कि उसे यह बात उस नकाबपोश आदमी को बतानी ही होगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ने वाले थे। आखिरकार किसामे को इटाची के शव के साथ उठा लिया गया। पेन पास ही खड़ा था। जब किसामे का इलाज किया जा रहा था, उसके पैरों को ज़ेत्सु के मांस से बदला जा रहा था, कुछ वैसा ही जैसा ओबिटो के साथ किया गया था। वहाँ क्या हुआ था? पेन ने सख्ती से पूछा। कमरे के एक कोने में ओबिटो दीवार से टेक लगाए खड़ा सुन रहा था। नजर से ओझल होने के बावजूद किसामे उसकी मौजूदगी को सूंघ सकता था। वहाँ एक लड़का था। किसामे बोला, बहुत ताकतवर लड़का। उसने इटाची को मार दिया। मुझे नहीं पता उसने यह कैसे किया, लेकिन उसने किया। उसके बाल काले थे, उसके पास शेरिंगन थे और उसकी पीठ पर उचिहा का निशान था। जब मैं उससे लड़ा, वह एक दानव जैसा योद्धा था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी साधारण गिनिन में नहीं देखा। और जब मुझे लगा कि मैंने उसे फंसा लिया है, उसने नाइन टेल्स को छोड़ दिया और मुझे पूरी तरह तबाह कर दिया। वह लड़का नाइन टेल्स जिनचुरिकी था। मैंने सुना था कि नाइन टेल्स जिनचुरिकी मर चुका है। किसामे बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पास खड़ी कोनान ने कहा, नाइन टेल्स जिनचुरिकी गोरा है और उजुमाकी है, वह उचिहा नहीं है। अगर वे एक ही व्यक्ति नहीं है? पेन ने पूछा। तो यह नया जिनचुरिकी कौन था? पेन उठकर बैठ गया ताकि वह ओबिटो को देख सके। ओबिटो की आंख मास्क के पीछे से किसामे से मिली। किसामे के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपना नाम मदारा उचिहा बताया। किसामे ने कहा। पेन और कोनान दोनों उलझन में पड़ गए। हाँ, किसामे बोला, और उसने सिर्फ खुद को मदारा नहीं कहा, उसने कहा कि वह असली मदारा उचिहा है। पेन और कोनान ने ओबिटो की ओर देखा। ओबिटो बोला, कई लोग डर पैदा करने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या तुम मेरे बजाय एक छोटे बच्चे की बात मानोगे? वैसे, किसामे ने कहा, उस लड़के ने तुम्हारे बारे में भी बात की। ओबिटो कुछ पल के लिए हैरान हुआ। मेरे बारे में? किसामे ने सिर हिलाया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक संदेश दूं। उसने कहा कि वह तुम्हारे लिए आ रहा है, और वह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। ओबिटो हंसा। उसे आने दो, मैं किसी छोटे बच्चे से नहीं डरता। तुम्हें डरना चाहिए, किसामे बोला। वह भले ही बच्चा दिखता हो, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं था। इटाची को गिराना आसान काम नहीं है, शायद तुम्हें भी मुश्किल होती। उसे कम मत आंकना मदारा, ऐसा करना जानलेवा गलती होगी। पेन ने किसामे के कंधे पर हाथ रखा। लेट जाओ और आराम करो। पेन ने ओबिटो को संदेह से देखा। ओबिटो दीवार से हटकर बाहर की ओर चल दिया। जैसे ही वह निकला, ब्लैक ज़ेत्सु उसके पास प्रकट हुआ। बताओ ज़ेत्सु, ओबिटो बोला, क्या वह लड़का सच में तुम्हारे स्वामी का पुनर्जन्म है? मुझे यकीन नहीं, ज़ेत्सु ने कहा। मैंने उसे देखा नहीं है। अगर वह सच में होता, ओबिटो ने पूछा, तो वह मुझसे नाराज क्यों होता? मुझे नहीं पता, ज़ेत्सु बोला। जहाँ तक मुझे पता है, तुम अपने तय रास्ते से नहीं भटके हो। ओबिटो ने समझ में सिर हिलाया। असल में ओबिटो भटक चुका था, लेकिन ऐसे तरीकों से जिन्हें कोई नहीं जान सकता था। ज्यादातर यह मदारा को जिंदा न करने की उसकी इच्छा से जुड़ा था, जिसे अब तक सिर्फ ओबिटो ही जानता था। उसने ज़ेत्सु की ओर देखा। जाकर पता करो, अगर वह सच में तुम्हारा स्वामी है तो मेरी ओर से शांति का प्रस्ताव देना। मेरे पास उसे नाराज करने की कोई वजह नहीं है। और अगर वह हमारा स्वामी नहीं हुआ? ब्लैक ज़ेत्सु ने पूछा। ओबिटो ने अपने मास्क के एकमात्र
एकमात्र छेद से उसे देखा तो उसे पकड़ कर ले आओ, हमें 9 टेल्स चाहिए। जेत्सु ने सिर हिलाया और जमीन में समा गया। ओबाइटो खिड़की के पास गया और शहर पर बरसती बारिश को देखने लगा। अगर वह सच में मडारा होता तो जेत्सु जान जाता और तब उसकी योजनाओं में बहुत बड़ा रोड़ा आ जाता। ब्लैक जेत्सु मडारा की ओर बढ़ा, लड़के के पीछे प्रकट हुआ और धीरे धीरे उसके शिविर की ओर आया, जो संयोग से हवा की दिशा के विपरीत था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, जेत्सु, मेरे इरादों को पूरा करने वाला। जेत्सु चौंक गया। तुम मडारा नहीं हो, उसने कहा, तुम नारुतो हो। मडारा ने सिर हिलाया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आवाज मडारा जैसी है, जेत्सु बोला। जेत्सु पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वह अब हर चीज पर शक करने लगा था। वह लड़के के भीतर इंद्रा और असुरा दोनों का चक्रा महसूस कर सकता था। जेत्सु इसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह यह लड़का सच में मडारा था। वह शिविर के पास आया। स्वामी, ब्लैक जेत्सु ने पूछा, यह कैसे संभव है? कृपया मेरे साथ चलो। जेत्सु, उसने कहते हुए खाना जारी रखा। मैं तुम्हें भी देता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जाति को खाने की जरूरत नहीं होती। ये कैसे संभव है? जेत्सु ने फिर पूछा। मडारा बोला, 6 पाथ्स के उपयोग से जुड़ा एक अजीब सा जुत्सु सोचो, ऐसा जुत्सु जिसे मैं अब तक खोज नहीं पाया था। जेत्सु को 6 पाथ्स के बारे में जितना जाना जा सकता था, लगभग उतना सब पता था। उसे किसी भी ऐसी शक्ति की याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर क्या यह कार्मा सील हो सकता था? क्या यह संभव था कि किसी तरह मडारा ने कार्मा सील बनाया हो और उसे किसी और में स्थापित कर अपनी एसेंस स्थानांतरित कर दी हो? मास्टर, अगर आप लौट आए थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? आपने इटाची को क्यों मारा और किसामे पर हमला क्यों किया और अपने शिष्य को धमकी क्यों दी? धमकी? मडारा ने पूछा। मैंने कभी धमकी नहीं दी, मैंने तुम्हें पुकारा था। इटाची ने मुझे अपने भाई की हत्या में मेरी भूमिका के कारण खुद अपनी इच्छा से मारने की कोशिश की। मुझे उसे मारना पड़ा। और जहाँ तक किसामे की बात है, मैंने उससे कहा था कि घर चला जाए, लेकिन उसने फिर भी मुझ पर हमला किया, तो मैंने उससे उसके पैर और उसका घमंड दोनों छीन लिए। मेरा संदेश कभी धमकी के लिए नहीं था। जेत्सु के कंधे ढीले पड़ गए। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा मास्टर, मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा। क्या हम सुबह निकले? मडारा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके अपने काम पर लौटना चाहता हूँ। चलो अभी निकलते हैं। जेत्सु खड़ा हो गया। अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं रास्ता दिखाऊंगा। मडारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेत्सु ने उसे पकड़कर लड़के को खड़ा होने में मदद की, लेकिन जैसे ही वह हाथ छोड़ने लगा कि पकड़ और कस गई। जेत्सु ने पहले हाथ की ओर देखा, फिर मडारा की ओर। मास्टर, मडारा ने जेत्सु की आंखों में देखते हुए कहा, ओह जेत्सु, मुझे मानना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम गद्दार निकलोगे। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम तो काफी समय से मेरे साथ थे, है ना? अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे थे। जेत्सु की आंखें फैल गईं। वह पीछे हटने लगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मडारा बोला, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में सब जानता हूँ। कगुया ओत्सुत्सुकी, मुझे ओबिटो की योजना के बारे में भी पता है कि वह मुझे धोखा देना चाहता था। मैं चारों ओर से गद्दारों से घिरा रहा हूँ। अब इसे ठीक करने का समय आ गया है। जेत्सु आतंक में पीछे हटने की कोशिश करने लगा, यह जानते हुए कि मडारा ने उसकी सच्चाई जान ली है। लेकिन मडारा के दिल में भरी क्रोध की आग ने उसकी पकड़ को अलौकिक शक्ति दे दी। अचानक मडारा की दाहिनी आंख इटाची के मनगेकियो शरिंगन में बदल गई। उसी क्षण उसने अमाट्रासु डाला। काली ज्वालाएं जेत्सु को छू गईं। मास्टर, जेत्सु चीखा। मडारा ने उसका हाथ कसकर पकड़े रखा जब तक कि जेत्सु लगभग पूरी तरह काली आग में ढक नहीं गया। फिर मडारा ने एक बार फिर अमाट्रासु डाला ताकि ज्वालाएं और तेज हो जाए। वह नहीं चाहता था कि जेत्सु का एक भी कण बचकर भागे। मैं इस तुच्छ जानवर से दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा। जल जाओ जेत्सु, राख बन जाओ, कुछ भी न बचो और अपनी माँ की इच्छा को भी अपने साथ जला ले जाओ। जेत्सु ने एक आखिरी चीख निकाली, मदर, कगुया, और उसका शरीर राख में बदल गया। पूरी तरह यकीन करने के लिए मडारा ने एक बार फिर अमाटेरासु डाला और पूरा इलाका आग में झोंक दिया। वह वहीं बैठा गुस्से में गुर्राता रहा। उसकी दाहिनी मंगेकियो जो उसने इटाची से ली थी अब अंधी हो चुकी थी। उसने उसे अपने सिर से निकाल लिया। एक पल उसे देखा और फिर उसे आग में फेंक दिया। जेत्सु की राख के साथ मैं तुम्हारे साथ खत्म कर चुका हूँ जेत्सु, लेकिन ओबिटो के साथ नहीं। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और जब मैं उसे पाऊंगा तो वह चाहेगा कि काश वह उस दिन डाटे गुफा में ही मर गया होता। और यहीं पर आज के लिए कहानी खत्म होती है। मडारा की जेत्सु को नष्ट करने की इच्छा आखिरकार पूरी हो चुकी है। जेत्सु के चले जाने के बाद कगुया कभी भी पूरी चेतना में वापस नहीं आ सकेगी। वह हमेशा 10 टेल्स के भीतर ही कैद रहेगी, उसी शरीर में जिसे उसने अपने 2 बेटों को नष्ट करने के लिए लिया था। अब कगुया का खतरा खत्म हो चुका है और बस कुछ ही लोग बचे हैं जो मडारा के रास्ते में खड़े हो सकते हैं, उस चीज को पाने से पहले जो उसे सही मायनों में अपना हक लगती है। उसके बाद क्या होगा? क्या वह आखिरकार उस ड्रीम वर्ल्ड को पाएगा जिसकी उसे हमेशा चाह थी, या फिर यह मुमकिन है कि जो वह चाहता था वह काफी नहीं है? खासकर उसकी लड़ाई के प्रति असीम प्रेम को देखते हुए मडारा एक बेहद विरोधाभासी चरित्र लगता है। उसका रियलिटी के प्रति नजरिया पूरी तरह उसके अपने इंट्रोस्पेक्शन पर आधारित है। पीस और वॉर, लव और हेट, जीत और हार के रिश्तों पर। शायद फू यह बात शुरू से जानता था जब उसने यह सौदा पेश किया था, लेकिन यही
यही अपने आप में एक नया सवाल खड़ा करता है, जब यह सौदा पूरा हो जाएगा तो फू और मोएरा क्या करेंगे? शायद हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। अगला भाग मिस न करें, डॉटर सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold